हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लाए हैं क्लास 10वीं से इतिहास की दुनिया अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। उत्तर, फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबू नहीं था। यानी इटली के एकीकरण करना फ्रांसीसी के बिना संभव नहीं था। इसी बीच 1859 से 60 में ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। 1859 और 60 में ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट के बीच सीमा विवाद के लिए युद्ध छिड़ गया। युद्ध में इटली के समर्थक में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। यानी जब युद्ध चालू हो गया तो फ्रांस ने इटली के समर्थक किया और अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया सेना बुरी तरह पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमॉन्ट का कब्जा हो गया। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था। लड़ाई लंबी होने लगा, जिससे नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूल के समर्थन में बड़े जैन सैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी। यानी जनता जो है काबूल के समर्थन में था और जैन सैलाब के रूप में आंदोलन भी कर सकता था। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। नेपोलियन जो था इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। अतः वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया तथा पिडमॉन्ट के बीच मध्यस्थता करने के बीच स्वीकारी। यानी नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया तथा पिडमॉन्ट के बीच मध्य करने की, यानी दोनों के बीच संबंध स्थापित अच्छा करने के लिए स्वीकार कर लिया। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमॉन्ट का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। इस स्वीकार में संधि के अनुसार लोम्बार्डिया पर पिडमॉन्ट का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अतः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया। जब ये अधिकार में आ गया तो इटली एक बड़ा राज्य के रूप में सामने आया। जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। जर्मनी का एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही अपने राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रासा ने मिलकर दबा दिया। जर्मनी राज्यों में जो विद्रोह की स्थिति पैदा होगी उसे ऑस्ट्रिया और प्रासा ने दोनों मिलकर इस स्थिति को दबा दिया। प्रश्न अब अगला है
यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? 1799 से 1815 ईस्वी तक यूरोप इतिहास में नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता है। यूरोप में 1799 से लेकर 1815 ईस्वी तक यूरोप इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट को महत्वपूर्ण नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता है। यूरोप में राष्ट्रीय की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी यूरोप में राष्ट्रीय की भावना के विकास के लिए फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और अधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जागा। अब अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें अथवा गैरिबाल्डी के कार्यों का उल्लेख करें। गैरिबाल्डी इटली का एक महान देशभक्त एवं क्रांतिकारी नेता था। इटली के एकीकरण में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली का एकीकरण में गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। यानी मेजनी के विचार पर वह सहमत रहता था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी ने अपनी कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारी और स्वयं सैनिकों की सशस्त्र सेना बनाई और उसने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली पर और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी की समर्थन बन गई। वहाँ का अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन था, जिससे तंग होकर गैरिबाल्डी की समर्थन बन गया। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। तब काबूल ने गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया। जब गैरिबाल्डी ने रोम पर अपना आक्रमण योजना बनाई तब माउंट काबूल ने गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पिडमोंट की सेना भेज दी। इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबूल से हुई
और उसने रोम की भेंट काबुल से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया। गैरिबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुएल द्वारा दिया भी गया, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी लिखी। अब प्रश्न अगला है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? विलियम प्रथम जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक है। जर्मनी का एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक है तथा इसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। अतः ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए उसे युद्ध में हराना जरूरी था। इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी सैनिक दृष्टि से मजबूत बने। विलियम ने प्रासा की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अतः ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए उसे युद्ध में हराना जरूरी था। इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी सैनिक दृष्टि से मजबूत बने, यानी जर्मनी जो है सैनिक दृष्टि से मजबूत रहे। विलियम ने प्रासा की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक ठोस योजना बनाई। विलियम जो है प्रासा की सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई। उदारवादियों के विरोध के बाद भी विलियम सैन्य बजट पर अधिक खर्च किया। योजना बनाई। उदारवादियों के विरोध के बाद भी विलियम ने एक योजना बनाई और बजट पर ज़्यादा खर्च दिया, सैन्य बजट पर अधिक खर्च किया। विलियम की इस नीति के कारण बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया तथा जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ।